सर्जरी कौन सी है? टेक्निक जो है FUE, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। किस एज तक बालों का गिरना शुरू होता है बताइएगा? जी अमूमन ये ना 24-25 के बाद मुकम्मल तौर पे तेज़ाब की वजह से, आग की वजह से जिस्म का झुलस जाना। तो हर एक की ट्रीटमेंट डिफरेंट है। जिल्द के कैंसर पर रोशनी डालिएगा। जी हमारे जिल्द के ना मोस्टली 3 कॉमन कैंसर्स हैं। 50 साल उम्र है, उसके चेहरे में झुर्रियाँ और चेहरे का लटक जाना। सबसे पहला तो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल। मैं हूं आपके साथ आरिफ अशरफ खान। नाजरीन, आज हमारे पैनल में एक मोस्ट सीनियर डॉक्टर साहब मौजूद हैं, जो कि इनका जो तारुफ है वो मैं आपको करवाता चलूं। डॉक्टर आरिफ बेग मिर्ज़ा साहब, जो कि कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो सर मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर पाकिस्तानी, हर लोग पूछना चाह रहा है, सुनना चाह रहा है और उसकी वजह से एक डिप्रेशन का शिकार है, वो ये है कि कॉस्मेटिक हेयर ट्रांसप्लांट और इसकी जदीद तरीन सर्जरी कौन सी है और इसका क्या प्रोसीजर होता है, इस हवाले से बताइएगा। जी सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई ये करना होता है कि उसके बाल गिरने की वजूहात क्या हैं। मोस्टली वजूहात होती हैं हमारे डाइटरी फैक्टर्स, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स और पैदाइशी मौरसी। ठीक है, ये ख़ानदान में बीमारी चलती है अमूमन। तो ये बाल्डनेस जो होती है इसके लिए हम मुख्तलिफ टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट करवाने के बाद फिर ये डिसाइड करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करना है कि नहीं करना, और हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में उनसे अपना डिटेल डिस्कशन करते हैं। और साथ ही जो हम करते हैं लेटेस्ट टेक्निक जो है FUE, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। पहले होती थी पूरी स्ट्रिप निकालते थे बालों की, अब वो नहीं है। अब लेटेस्ट टेक्निक आ गई है कि पेशेंट एक दिन में करवा के शाम को अपने घर जा सकता है। ठीक है, तो उसमें तकरीबन हम 3000 से लेकर 5000 तक हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, मगर डिपेंड करते हैं कि एरिया कितना ज़्यादा है। अच्छा, ये बताइएगा कि इसमें एज का कितना रोल है, कि किस एज तक बालों का गिरना शुरू होता है और लास्ट एज क्या है कि मुकम्मल तौर पे बाल गिर जाते हैं, और इसकी जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो कैसे की जाती है, एज के हवाले से बताइएगा। जी अमूमन ये ना 24-25 के बाद बाल गिरना शुरू होते हैं। ठीक है, और उसमें हार्मोन्स लेवल का बड़ा एक रोल होता है। तो हम उसमें ना फौरी तौर पे इनको एडवाइस करते हैं हेयर ट्रीटमेंट का। अगर वो इफेक्टिव हो जाए तो इट्स ओके, अगर वो मौरसी है या पहले उतना ख़ानदानी है फिर हम उसमें हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। और जो हेयर ट्रांसप्लांट होती है वो परमानेंट होती है, उसके गिरने का कोई चांस नहीं होता। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हम बर्न के ऊपर ये क्वेश्चंस करेंगे कि बर्न के मुताबिक बताइएगा कि बर्न होता क्या है, इसमें कितनी फ़ीसद लोग बच सकते हैं और इसकी परसेंटेज क्या है, क्योंकि जिस वक्त देखते हैं कि जल जाते हैं मुकम्मल तौर पे तेज़ाब की वजह से, आग की वजह से जिस्म का झुलस जाना, उसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो भी होता रहता है, लेकिन इसका ये बताइएगा कि बचने के कितने चांसेस होते हैं इसमें। अब इसमें ना हमारे पास बहुत सारी वो हैं कि अब जलने के मुख्तलिफ वो हैं कि पानी, गर्म पानी से जल गए, सर्दियों में आ रहे हैं हमारे, जल गया, स्टोव फट गया या सिलेंडर वगैरह फट गया है, बर्न हो गया है, या इलेक्ट्रिक बर्न हो गया है, या आजकल जैसे लोग तेज़ाब फेंक देते हैं उससे बर्न होता है। तो हर एक की ट्रीटमेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो जैसे आपने पूछा है कि कितने % तक बच सकता है, तो अमूमन जो अच्छे सेंटर्स हैं वहाँ पे अप टू 70% तक पेशेंट साल्वेजेबल है। हमारे यहाँ तकरीबन जो फैसिलिटीज़ का थोड़ा सा वो है, इशू है, तो 50% तक हम पेशेंट को बचा लेते हैं। ठीक है, जो लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ से। नहीं, वो आपकी बात ठीक है कि कोई तेज़ाब चेहरे पे गिर जाता है तो उसकी जो सर्जरी होती है वो किस हवाले से करते हैं? पहले तेज़ाब से हम जो है ना मरीज़ के ज़ख्म को ठीक करते हैं। ज़ख्म करने के बाद फिर मुख्तलिफ रिकन्स्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स होते हैं कि इस पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है। वो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम डिसाइड करते हैं कि इसका क्या करना है, इसकी स्किन ग्राफ्टिंग करनी है या फ्लैप करना है, क्या करना है। ये डिपेंड्स करते हैं हमारे पास बाद में उसकी जो पोस्ट बर्न पीरियड में। नहीं, इसके ठीक होने का क्या ड्यूरेशन है, कितने अरसे तक वो मुकम्मल तौर पे रिकवर हो सकता है? जो स्कार्ड बर्न है वो रैपिडली हील करता है। उसके बाद जो फर्स्ट डिग्री बर्न है वो भी रैपिडली हील कर जाता है। सेकंड और थर्ड बर्न है ये टाइम लेते हैं।
ठीक है। और थर्ड बर्न तो ज़ाहिर ऑब्वियसली पूरा डीप होता है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होती हैं और लाइफ थ्रेटनिंग भी ज़्यादा होती हैं। ठीक। अच्छा सर, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि जो जिल्द के कैंसर पर रोशनी डालिएगा, ये क्यों होता है, इसकी बड़ी वजह क्या है? क्योंकि ये होता है कि अगर किसी के चेहरे पे तिल है तो उसकी धूप की वजह से या हार्ड वर्किंग की वजह से उसका सूज जाना, उसका उसमें कॉम्प्लिकेशन का आ जाना, ये इसका क्या रोल होता है, इस हवाले से बताइए। जी, हमारे जिल्द के ना मोस्टली 3 कॉमन कैंसर्स हैं। एक है BCC बेसल सेल कार्सिनोमा, दूसरा है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, तीसरा है मेलानोमा। तो हमारे मुल्क में और हमारे इस रीजन में बेसल सेल कार्सिनोमा ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और ये दो इसमें डिफ्रेंशिएशन आती हैं कि ये जड़ों वाला है बगैर जड़ों वाला, ये अमूमन बगैर जड़ों वाला होता है। ठीक है। तो पेशेंट अमूमन ये होते हैं जो हार्ड वर्कर्स होते हैं, वर्किंग क्लास के होते हैं और सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, तो उनके जो चेहरे पे तिल के निशानात होते हैं, तिल होते हैं, उनमें किसी वक्त भी चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है। और उसमें मरीज़ों को हम यही बताते हैं, अपने नाज़रीन को भी हम ये बताएंगे कि जो अगर किसी के चेहरे पे कोई मोल है या तिल है तो उसके बारे में कॉन्शियस रहें। अगर उसका साइज़ बड़ा हो रहा है, चेंज आ रही है, उसमें कलर चेंज हो रहा है या उसमें खारिश होने लगी है, तो फौरी तौर पे ना अपना प्लास्टिक सर्जन से मशवरा करें कि क्या करना है हमें। तो उसमें फिर हम ये एवेलुएट करके उसकी बायोप्सी लेके करके अपना वो फिर आगे ऑपरेशन के लिए प्रोसीड करते हैं। ठीक है, वो बात आपकी, हाँ वो बात आपकी ठीक है। जैसे कि तिल होता है चेहरे के ऊपर, कोई कमज़ोर भी होता है, मोटा भी होता है, लेकिन जब उसमें कॉम्प्लिकेशन होती हैं धूप की वजह से, क्या वो हमारे जो जिस्म के बॉडी के जो अंदरूनी आर्गन्स हैं उसको भी इम्पैक्ट करता है या जस्ट वो स्किन को ही इम्पैक्ट करता है, इस हवाले से बताइए। नहीं, जो बेसल सेल कार्सिनोमा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्किन पे असर करता है। ठीक है। हाँ, एक इसकी टाइप होती है जो जाके ना अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती है, बेजोस्क्वेमस सेल कार्सिनोमा उसे कहते हैं, वो अंदर तक जा सकती है, उसके बारे में एहतियात करना चाहिए। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आपने जिसे पूछा था स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, आमतौर पे इसे कहते हैं जड़ों वाला कैंसर। ये बहुत तेजी से फैलता है और जिसमें कहीं भी जाके लेट स्टेजेस में मेटास्टेसिस हो सकती है इसकी। ठीक है। तो इसके फौरी तौर पे ही इलाज करवाना चाहिए। मेलानोमा लकीली हमारे मुल्क में बहुत कम है, ये यूरोप में बहुत ज़्यादा है, हमारे मुल्क में लकीली बहुत कम है। लेकिन इसकी एहतियात क्या है? जो जिल्द का कैंसर होता है, इससे बचने के लिए हमारे नाजरीन को ये बताएं कि कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो करने चाहिए ताकि इससे बचा जा सके। जी, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो ना कवर रखें अपने चेहरे को, ठीक है, और दूसरा सन ब्लॉक का लाजमी इस्तेमाल करें। ये दो चीज़ें हैं, वाहिद कवरेज एंड सन ब्लॉक, जिससे आप स्किन के कैंसर से बचाव मुमकिन है। ठीक है। अच्छा, एक तो आप बता रहे थे कि ये तिल हो गया या बाकी चीज़ें चेहरे पे होती हैं, धूप पड़ने की वजह से उनकी जो कॉम्प्लिकेशन है उनका इंक्रीज़ हो जाना, अगर ये नहीं है तो इसके अलावा कोई जिल्द का कैंसर हो सकता है? जी, मुख्तलिफ ये जो हमारे जिसमें कैंसर्स होते हैं वो आके स्किन में मेटास्टाइज कर सकते हैं। ठीक है, मेटास्टेसिस उनकी हो सकती है वहाँ पे, तो रोड़ियाँ बन जाती हैं, गिल्टियाँ बन जाती हैं। ठीक है, जैसे जिगर का कैंसर है या मैदे का कैंसर है या आंत का कैंसर है, तो कहीं पे बगलों में या नीचे वाले हिस्से में गिल्टियाँ बननी शुरू होती हैं, रोड़ियाँ जिसे कहते हैं आमतौर पे। ठीक है, फिर उसकी बायोप्सी करा के हम अकॉर्डिंगली प्रोसीड करते हैं। नहीं, गिल्टियाँ होने की बड़ी वजह क्या है? खुराक का रोल है इसमें या कोई और चीज़? मोस्टली कैंसर, ठीक है, और ये इन्फेक्शन, ठीक है, गिल्टियाँ जो बनती हैं मोस्टली इनसे बनती हैं। अच्छा, इसका ड्यूरेशन क्या होता है, कितने अरसे तक ये बनना शुरू होती हैं और लास्ट स्टेज इनकी क्या है, इस हवाले से बताइए। ये ना हर बीमारी में डिफरेंट होती है। अगर इन्फेक्शन है तो उसमें पेन होगी, पेनफुल स्वेलिंग होगी, और जो कैंसर वाली होती है उनमें पेन नहीं होता। ठीक है, तो इसकी आइडली यही करते हैं, हम बायोप्सी लेकर टेस्ट करवाते हैं लेबोरेटरी में, देखते हैं कि उसमें मेटास्टेसिस या उसमें वो जो कैंसर के सेल तो नहीं आ गए हैं। अगर सेल आ गए हैं फिर हमें उसको अकॉर्डिंगली डील करना पड़ता है। ठीक। अच्छा, ये जो कैंसर है, कैंसर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, अगर किसी शख्स को गिल्टियाँ हैं या किसी को कैंसर है, ये दूसरे बंदे में भी ट्रांसफ़र हो सकता है या जस्ट उसको ही? नहीं, ऐसा कोई ये ऐसा इसमें कोई रोल? ठीक है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि पैदाइशी नकाइस क्या है और इनसे बचाव कैसे होता है? क्योंकि जैसा बच्चा पैदा होता है
किसी की आँख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, या कटा हुआ उसका नाक है या तालू वगैरह, इसकी क्या वजह है? इस हवाले से बताइए। हमारे ना इस मुआशरे में, पाकिस्तान में ख़ासतौर पे ये इंडो पाक में ना फैमिली मैरिजेस होती हैं, कज़न मैरिजेस हम कहते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से जो जीन होते हैं ना, ये ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट अमूमन हम यही पूछते हैं, जो क्लेफ्ट लिप पैलेट या माइक्रोशिया कान का ना होना, या हाथों की उंगलियां का ना होना, या जुड़ी हुई होना पैदाइशी तौर पे, या पाँव का। ठीक है। तो इनमें फैमिली हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जीन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उससे बचाव का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम उन्हें काउंसिल करते हैं कि आप ना कज़न मैरिज से अवॉइड करें, जो कज़न मैरिज है उससे अवॉइड करें, अपने फर्स्ट जो उसमें उनसे शादियाँ वगैरह ना करें। नहीं, मेरा आपके इस जो सवाल का जवाब है इससे मैं इख्तलाफ करूँगा कि हमारे तकरीबन देख लें कि जो बैकवर्ड इलाके हैं, सराइकी हमारा बेल्ट है, ये इसके अलावा बाकी भी हमारे उसमें तबके बसते हैं पाकिस्तान, वो इस चीज़ को ज़्यादा वो करते हैं कि कज़न से या उनके रिलेटिव्स जो उनसे ज़्यादा ये होता है। लेकिन उसमें ये होता है कि इसी तरह के जो वाक़यात होते हैं वो बहुत कम होते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसे अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करने की सबसे बड़ी वजह क्या है? इसमें जो जीन होते हैं ना, मेल और फीमेल जो जीन मिलते हैं, तो जो पुरानी मेमोरी होती है, जो दादा दादी नाना नानी तरफ से आ रही होती है, वो किसी में भी हो सकते हैं। हालांकि उसका बहन भाई ठीक होते हैं, मगर एक पेशेंट में होती है वो अलामात बाद में आ जाती हैं। तो इस इलाके में जैसे आप फरमा रहे हैं कि हम सिर्फ काउंसलिंग करते हैं, ठीक है, कि बेहतर है कि ना फैमिली से बाहर कर जाए, क्रॉस वो हो तो अच्छे वो मिले। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ये इनमें ना अमूमन जो भी हमने देखा था 90% केसेस में ठीक यही होता है। अच्छा। पैदाइशी नकायस में कान, नाक और ये होंठ, और उसके बाद मर्दाना जनाना, ये मुख्तलिफ किस्म जो अज़ा होते हैं, इनमें एनॉमलीज आ जाती हैं, नकायस आ जाते हैं, फिर वो हमें ना रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करनी पड़ती है इनके लिए। ठीक। अच्छा, ये पैदाइशी तौर पर जो कटा हुआ तालू या नाक वगैरह ये चीज़ें होती हैं, इसका क्या ड्यूरेशन होता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसमें ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं, और इसका जो ट्रीटमेंट है कितने अरसे तक होता है, और इसके एक्सपेंस जो हैं वो बताइएगा इस हवाले से, वो कितने होते हैं? जो फॉर एग्जांपल आपने क्लेफ्ट लिप लिया है, क्लेफ्ट लिप या कटा हुआ होंठ, इसको हम 3 महीने बाद रिपेयर कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। अगर पैलेट है तो ये 9 महीने से लेकर 18 महीने के दरमियान में हम इसको रिपेयर कर देते हैं। फिर बाद में इसको फॉलोअप रखना पड़ता है हमें 24 साल तक उस पेशेंट को, क्योंकि उसमें चेंजेस आई हुई होती है ना, सारी उसकी आगे फिर नाक ठीक करनी होती है। अगर बोलने का इशू है, स्पीच थेरेपिस्ट की भी हमें हेल्प चाहिए होती है। फिर आगे हमें जाकर उसकी नाक वगैरह की जो पैदाइशी इनके साथ एस्ट्रेटेड होती हैं प्रॉब्लम, वो हमें ठीक करने पड़ते रहते हैं गाय भगाए। ठीक है। अच्छा सर, ये शुगर, फालिज, एक्सीडेंट के ज़ख़म का ठीक ना होना, इनका इलाज कैसे मुमकिन होता है? क्योंकि बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि शुगर फट जाने की वजह से ज़ख़म का वो हो जाना, उसके बाद बाकी ज़्यादा उसकी कम्प्लिकेशन होती हैं। इस हवाले से आगाह कीजिए। जी, मैं बता, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था, ये शुगर जो है ना एक मौरिसी बीमारी है जो ख़ानदानों में शिफ्ट होती है। ठीक है। तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशन है तो ज़ख़म का ना ठीक होना। ठीक है। हमारे अब तो लेटेस्ट जो टेक्निक्स आ गई हैं ज़ख़म ठीक करने की, वो आम हमारे डॉक्टर्स को भी नहीं पता। ठीक है। तो इसी तरह इसके लिए जो भी है, ये शुगर का मरीज़ है या डायबिटीज़ का, फालिज का है या एक्सीडेंट का है, फौरी तौर पे ना अपने किसी प्लास्टिक सर्जन से मशवरा करें। वो देखेगा, बताएगा भी हमने क्या करना है इसका वुंड मैनेजमेंट। और दूसरे फिर ये है लिम्ब साल्वेज। लोग फ़ौरन कहते हैं टांग काट दो, पाँव काट दो, बाजू काट दो, अब वो नहीं है। अब फौरी तौर पे इसका इलाज मुमकिन है। ठीक है। जी नाजरीन, हमारे पैनल में डॉक्टर आरिफ बेग मिर्ज़ा साहब जो कि कंसल्टेंट जो कि प्लास्टिक सर्जन है, वो हमारे साथ मौजूद थे। हम उसी डिज़ीज़ के ऊपर जो कि गुफ्तगू कर रहे थे, जैसा कि शुगर या एक्सीडेंट के होने के बाद ज़ख़म का ठीक ना होना और इसकी बाकी जो कम्प्लिकेशन है उनका हो जाना। इस हवाले से जान लेते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। हमारे पैनल में डॉक्टर आरिफ बेग मिर्ज़ा साहब जो कि मौजूद थे, जो कि कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन है, वो हमारे साथ मौजूद थे और हम डिफरेंट डिज़ीज़ के ऊपर हम कन्वर्सेशन कर रहे थे। सर ये बताइएगा कि एक मिथ
कॉमन है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में देखा जाए या ख़ास तौर पे जो औरतें कॉन्शियस होती हैं सराकी बेल्ट की, और बाकी भी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सराकी हैं, बाकी भी हमारे और तबके भी हैं कि जैसे सूरज ग्रहण है, चांद ग्रहण है, तो उसमें ये बताया जाता है कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम के हवाले से देखा जाए तो उसकी जो प्रोटेक्शन है या उसके जो इस्लाम हमें बता रहा है उनको मानना लाजमी है जो चीज़ें हैं। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि जब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण होता है तो जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनको ये बताया जाता है कि आपने सोना नहीं है, बैठना इस तरीके से है, ये करना है, वो करना है। अगर कोई चीज़ें हो जाती हैं, उनका बाप कर रहा है या उनकी माँ कर रही है, तो ये बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इसकी बड़ी वजह क्या है, इस हवाले से बताइएगा। जी, इस चीज़ का ना ये मुख्तलिफ मिथ्स हैं, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण या साया होना या जिन का आना या जादू वगैरह होना, इसका इससे हकीकत से हमारे साइंस से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। तो ये जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, ये मोरसी होता है, इसका किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक नहीं है इन चीज़ों से। नहीं, वो आप ठीक है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू इस्लाम आप थोड़ा सा रिसर्च करें, मुख्तलिफ अहादीस है अल्लाह सुब्हानहू व तआला अलैहिस्सलाम की, तो उन्होंने बताया है, मुख्तलिफ ये बुखारी की भी हदीस है कि इसका सूरज ग्रहण और सूरज चांद ग्रहण का इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे कि ये चेंजेस होती हैं अल्लाह पाक। अलबत्ता उसके लिए मुख्तलिफ दुआएं हैं, आप बिल्कुल ऐसे ही, मगर उसके पैदाइश से बच्चों के उस पे असरात से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन है कि चेहरे पर उम्र के लिहाज के साथ साथ तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, इनसे ये बचाव कैसे मुमकिन है? आप देख लें कि अगर किसी की 50 साल उम्र है, उसके चेहरे में झुर्रियाँ और चेहरे का लटक जाना या जिस्म का ढीला पड़ जाना, इसकी क्या वजह है, इस हवाले से बताइए। इसमें हमारी 4-5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला तो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, कि हम किस माहौल में रह रहे हैं, हमारे पास क्या वो है जो इर्द गिर्द के हालात हैं। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस, ठीक है, वर्क ऑफ स्ट्रेस, इकोनॉमिकल इशूज़ हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से बहुत असरात होते हैं। तीसरा होता है डाइटरी फैक्टर्स, ठीक है, खुराक, जो हम खुराक लेते हैं वो बैलेंस डाइट है कि नहीं है। तो अगर हो भी गई है, उसके चेहरे पे चेंजेस तो लाजमी आनी है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कानून है कि चेंजेस तो आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके फिर मुताबिक हम ना मुख्तलिफ किस्म के प्रोसीजर्स हैं, तो उसकी वजह से कि पेशेंट काफ़ी यंग और अपना स्मार्ट लुकिंग नज़र आता है। वो मुख्तलिफ हमारे पास प्रोसीजर्स हैं। वो तो अभी हमारे पाकिस्तान में अभी सर्जरी का प्रीवियस 1 ईयर डिबेट हो रही थी मरियम नवाज़ के हवाले से कि उन्होंने सर्जरी करवाई है। हमारे मुल्क में और जो फॉरेन कंट्री है, ये इसमें जो सर्जरी करवाने का रुझान है या इसमें कोई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसका क्या रोल होता है, इस हवाले से बताएं। नहीं, पिछले 5-6 सालों में क्योंकि मीडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, अवेयरनेस लोगों में बहुत आ गया है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, तो इसकी तरफ बहुत ज़्यादा रुझान लोगों का आ गया है। ठीक है। और वो जाहिर है हर कोई शख्स या मर्द या औरत जो भी है वो खूबसूरत नज़र आना चाहता है। तो अब हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, जो अमेरिका में या यूरोप में अवेलेबल हैं, वो हमारे पास पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। हमारे डिफरेंट कोर्सेज होते रहते हैं, हम उनके साथ अपना ऑनलाइन भी रहते हैं 24 घंटे। मोस्टली हमारी वर्कशॉप्स होती रहती हैं ऑनलाइन वगैरह, जो हम करते रहते हैं, और लेटेस्ट हम जो प्रोसीजर उनके साथ इंटरचेंज भी करते हैं। कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो भी होती हैं हमारे पाकिस्तान में भी हो रही हैं, वहाँ भी हो रही हैं, वहाँ हम जाते हैं, वो भी यहाँ आते हैं हमारे पास। तो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज हमारा हो रहा है, और लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ हम ऑपरेशन कर रहे हैं। जो हमारी सर्जरी का स्टैंडर्ड है दैट इज़ कंपेरेबल विद यूरोप एंड अमेरिका, मगर हमारी जो सर्जरी के कॉस्ट है उनसे बहुत कम है। अब से फॉर एग्जांपल जैसे आपने पूछा था हेयर ट्रांसप्लांट का, हेयर ट्रांसप्लांट के अपना अमेरिका में इसमें जो चार्जेस हैं 11,000 से लेकर $16,000 हैं। ठीक है। और हमारे मुल्क में तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा होता है। ठीक है। तो यानी कि $1,000 में तकरीबन। तो ये इस तरह फिर मुख्तलिफ ये इंजेक्शंस आते हैं, बोटॉक्स वगैरह के, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक। अच्छा, ये हम प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से बात कर रहे थे। एट दिस टाइम हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ कॉमन हो चुकी है कि हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिनका कलर डल होता है, वो क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं, कैप्सूल्स वगैरह उसमें मिक्स करके लगाते हैं। आप क्या समझते हैं कि जिसका चेहरा या जिसका फेस उसका कलर डल है, ठीक है, बनाया तो अल्लाह ताला ने है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान कि अंदर जो ख्वाहिश होती है कि मैं खूबसूरत दिखूं, हैंडसम दिखूं, लेकिन आप क्या कहेंगे कि उनको इन प्रोडक्ट की जानिब जाना चाहिए या
प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जाना चाहिए या इंजेक्शन लगवाने चाहिए, इस हवाले से बताएं हमें। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसके बारे में मैं बता दूं, आप ना अगर आपने करवाना चाहते हैं ये, तो अपना कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट से या प्लास्टिक सर्जन से मशवरा करें। ठीक है। वो आपको तरीके से गाइड करेगा। जो आजकल कमर्शियली अवेलेबल मुख्तलिफ क्रीमें हैं, ये बहुत डेंजरस हैं। ठीक है। इनमें ज़्यादातर वो स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं और केमिकल पील्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। उससे वक्ती तौर पे 2 हफ्ते में 1.5 हफ्ते में अच्छा खासा फर्क पड़ जाता है, मगर स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। ठीक है। आप इस्तेमाल करना छोड़ते हैं, उसके बाद फिर दोबारा वो रंग उससे भी ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। सही से। तो बाकी इंजेक्शन जो हैं इसके लिए उनके रिजल्ट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं और पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल भी हैं। ठीक है। अब ये यूरोपियन एसोसिएशन भी अप्रूव कर दिया, अब वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं, हम लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। नहीं, जो हम इंजेक्शन लगाते हैं खूबसूरती के लिए, ये कितने अरसे तक काम करता रहता है? ये इंजेक्शन इसका ड्यूरेशन क्या है? इंजेक्शन का पूरा कोर्स होता है, ठीक करना पड़ता है। इसके बाद फिर ये ना बूस्टर डोज लेनी पड़ती है 3 से 6 महीने में। अगर आप अपना कलर मेंटेन करना चाहते हैं तो एक बूस्टर डोज, जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 3 महीने या 6 महीने दरमियान, आपने ना एक बूस्टर डोज लेनी होती है। ठीक है। ताकि जो उसके असरात हैं वो परमानेंट रहें। इसका कोई साइड इफेक्ट है, अगर इसके गुर्दों पे कोई मसला है, ठीक फिर है, हम उनमें अवॉइड करते हैं। ठीक है। क्योंकि जो इतने वाइटनिंग इंजेक्शन इनका थोड़ा सा गुर्दों पे असरात होते हैं। ठीक। अच्छा सर, ये एक और क्वेश्चन के फोलिक एसिड क्या है और पैदाइशी नकाइश पर फोलिक एसिड का कितना रोल होता है? जी, फोलिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, बच्चे की ग्रोथ में और प्रेगनेंसी में। अमूमन हमारी ख़वातीन जो हैं वो फोलिक एसिड की कमी का शिकार होती हैं, हीमोग्लोबिन कम होती है, खून की कमी होती है उनमें। ठीक है। तो अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से मशवरा करना चाहिए, वो टेस्ट वगैरह कराएंगी, अगर फोलिक एसिड की कमी है तो वो देंगी। वरना जो हमारी खुराक है, सब्जियां जैसे ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां हैं, तो वो उसमें फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा है। गुर्दा के लिए जी इसमें फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा है। अगर इसका ज़्यादा हो जाए, इस्तेमाल किया जाए, फॉलिक एसिड ओवरडोजेज में ली जाए, तो फिर उसके नुकसान भी हैं। अच्छा, पैदाइशी नकाइश का इसके साथ क्या ताल्लुक? जी हाँ, फॉलिक एसिड अगर कमी हो तो उसमें इसका जो पैदाइशी निकास होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। जैसे क्लेफ्ट लिप बताया था आपको, क्लेफ्ट पैलेट वगैरह बताया था, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक। अच्छा सर, ये मैक्रो नीडलिंग PRGF के बारे में बताइएगा, ये क्या है? लेटेस्ट टेक्निक है ये PRGF, इसमें है प्लेटलेट रिच ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है। इसमें हम खून निकाल लेते हैं और वाइट ब्लड और रेड ब्लड अलग करके उसमें बायोटिन वगैरह मिक्स करके वो चेहरे में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है। उससे जो है चेहरे की झिर्रियाँ और कलर वगैरह काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। ठीक है। हल्के सियाल के हैं उससे, ठीक है, उसी ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं। अच्छा सर, एक तो अपना पब्लिक मैसेज दीजिएगा, आप आवाम को, हमारे व्यूवर्स को क्या पब्लिक मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है, ख़ास तौर पर जो जले हुए मरीज़ हैं उनको फौरी तौर पे अपने किसी ना कॉम्पिटेंट प्लास्टिक सर्जन को दिखाएं। और दूसरी बात ये है कि जो मैं बताया था, पैदाइशी निकाह से बचने के लिए भी आप उनसे मशवरा कर सकते हैं। और सूरज की रोशनी से बचाएं, अपनी अच्छी खुराक का ख्याल रखें, बैलेंस डाइट लें ताकि इसमें पैदाइशी निकाह ना हो। और जलने की एहतियात तो आप लोगों को सबको पता है, आज जैसे सर्दियों का मौसम आने वाला है और आ चुका है तकरीबन, तो उसमें गर्म पानी और गर्म चीज़ों का बहुत एहतियात से, चूल्हे वगैरह का बड़े एहतियात से इस्तेमाल करें। तो बाकी गवर्नमेंट से जैसे बताया था कि हमारे यहाँ जो हादसात होते हैं वो ज़्यादातर नाकस ये सिलेंडर वगैरह की वजह से होते हैं, तो उनके बारे में ज़रा एहतियात कीजिएगा आप। जी नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो अपने इख्तिताम की जानिब है। हमारे पैनल में आज डॉक्टर आरिफ बेग मिर्ज़ा साहब, जो कि कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन है, वो हमारे साथ मौजूद थे। इनके साथ हमने डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर डिबेट की और उनकी जो एहतियात हैं या खुराक के हवाले से वो गुफ्तगू थी। इनकी जानिब से ये कहना था कि जो बच्चे हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, जो जल जाते हैं, जिनका जिस्म का कुछ हिस्सा जल जाता है, तो उसको फौरी तौर के पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और इसमें फोलिक एसिड के हवाले से उन्होंने बताया कि फोलिक एसिड का कितना रोल है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पैदाइशी नकाइस, यानी जो भी बच्चा पैदाइश उसकी होती है, पैदाइश के वक्त उसका या तो होंठ कटा हुआ होता है, किसी का कान, किसी की आंख, और इसी तरह के जो फेस और बॉडी डैमेज होती है, तो उस हवाले से उनका कहना था कि फोलिक एसिड को आप अपनी ज़िंदगी का लाजमन हिस्सा बनाएं। वो फोलिक एसिड जो कि सब्ज़ी वाली, पत्तों वाली सब्ज़ी होगी, जो कि
कुदरत ने हमें जो चीज़ें नवाजी हैं उनका इस्तेमाल करें तो इन पैदाइशी नकाइज से बचा जा सकता है। नाजरीन, हेल्थ के नए इशू के साथ एक दफ़ा दोबारा हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।